सर क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट करनी थी सर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स करवा दो। इधर हो गया कंप्लीट सर। सेकंड रिक्वायरमेंट सर होगी कंप्लीट। देख लीजिए सर, रजिस्टर करना। गुडविल की बात हो रही थी, जरा जहाँ तक पहुंचा था वहां तक पढ़ने। सर सर क्या हो गया सर? There are how many types of goodwill sir? Internally generated का मीनिंग क्या है? तो पेरेंट एंड सब्सिडरी के रिलेशनशिप में गुडविल बनाई किसने है? वहां रिकॉर्ड क्यों नहीं नजर आती? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IAS 38 एप्लीकेबल है और therefore according to IAS 38 internally generated goodwill is not allowed to be recognized। तो थोड़ी सी बात ही करते हैं। परचेज गुडविल क्या चीज है? पेरेंट सब्सिडी के रिलेशनशिप में कौन खरीदता है? इसी तरह की सर एक मिलती जुलती चीज है, एक और वर्ड लिखा जरा इन ब्रांड नेम्स। तो ब्रांड नेम्स भी होते हैं, ब्रांड नेम्स एग्जांपल रहने दें। नहीं, ब्रांड नेम्स जिसमें क्लोथिंग ब्रांड्स, अदरवाइज ब्रांड्स, ये डॉट, इसी तरह के एक दो टिक्स भी हैं। ये ब्रांड नेम कहलाएगा, कुछ और होता है? नहीं, मतलब ये ब्रांड नेम है, कुछ और है? मतलब एब्रीविएशन से होती है ना, जिनसे उस प्रोडक्ट की के बनाने वाले का पता चल जाता है एंड सो ऑन। डेफिनेटली मैं उस लेवल पे बात नहीं कर सकूंगा जिस लेवल पे माशाल्लाह आप लोग हैं। ब्रांड नेम्स की बात हो, क्या ये भी इंटरनली जनरेटेड हो सकता है? बनाए सवाल इंटरनली जनरेटेड। क्या इन ब्रांड नेम से इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर को फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड है? अच्छा देखिए, फ्यूचर बेनिफिट्स एक्चुअली मिलेंगे या नहीं ये हमें नहीं पता फ्यूचर में। फ्यूचर तो रब जानता है। एसेट किसे कहते हैं? जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हो। एक मशीन है, क्या वो एसेट है? क्यों? लेकिन अगर कल टूट गई तो कल का हमें नहीं पता, एक्सपेक्टेड वर्ड है। एक्चुअली तो जब वो होगा तो होगा, लेकिन अगर उम्मीद है, एक रीजनेबल उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल बी एक्सपेक्टेड, तो एक एसेट है आपका। तो इससे भी उन कंपनीज को फायदा होता होगा ब्रांड नेम से। अच्छी वाली 100 रुपए वाली चीज होती है, 200-400 रुपए के शूज होते हैं, उस पर टिक का निशान लग जाए तो 2-3 जीरो साथ लग जाते हैं और नौजवान लाइनों में लग जाते हैं। ऐसे ही है ना सर? और क्या आप गवारा करेंगे कि आपके उस जूते से कोई टिक का निशान मिटा दे? उस टिक के निशान ही को तो पैसे देंगे आप, नहीं? उस निशान के बगैर उस जूते की वैल्यू क्या है? नहीं, जीरो तो रहने देंगे, किसी गरीब को भी 100-200 रुपए देना तो अच्छी बड़ी आम सी चीज खास बन जाती है।
ऐसे ही। तो ब्रांड नेम्स बनाने में क्या इन बिजनेसेस के खर्चे हुए होंगे? कितने? तो इसका भी वही प्रॉब्लम है, बिजनेस चला रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स हो रही होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आहिस्ता 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 बिजनेस फ्लरिश होने के साथ साथ चीजों का नाम बन गया, ठीक है। तो जिस तरह ऊपर देखा था, जिस तरह कौन सी गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होती, इस तरह अगर ब्रांड नेम्स भी हो तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम्स आर नॉट अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू आईएस 38 in separate financial statements according to IAS 38। बहरहाल मैं थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन सा दे रहा हूँ, IAS 38 में जब जाएंगे तो और बातें खुल के सामने आएंगी। क्या वजह है? एसेट तो है, लेकिन एसेट अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना है तो उसकी कोई रिलायबल अमाउंट होनी चाहिए। तो रिलायबल अमाउंट फाइंड आउट करना पॉसिबल, मतलब सब्जेक्टिव है, तो उसमें ऐसी फिगर, क्योंकि हमने पैसे तो दिए नहीं किसी को, कोई इनवाइस नहीं हमारे पास, ये समझ आता है? कोई एविडेंस नहीं कि कितने पैसे हमने दिए, तो सब्जेक्टिव फिगर होगी। इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए सब्जेक्टिव फिगर्स इसलिए अवॉइड की जाती हैं क्योंकि उन फिगर्स की बेस पे फिर कंपनी के एसेट्स बढ़ गए, नेटवर्थ बढ़ गई, अकॉर्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी नजर आएंगी। तो शेयर होल्डर्स ने अगर डिसीजन लेना है और आर्बिट्रेरी फिगर्स हैं, सब्जेक्टिव है, एविडेंस नहीं है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 38। डन है प्लीज। लेकिन अगर बेटा आप इन्हीं में से कोई ब्रांड नेम आप खरीदना है, परचेज ब्रांड नेम, नाइकी वालों से कहें कि आइंदा से आपने अपनी चीजों पे टिक नहीं लगाना, और ये टिक मैंने लगाना, तो क्या वो ऐसे ही मान जाएंगे? अगर वो मानेंगे तो कैसे मानेंगे? सेल करेंगे, आप परचेज करेंगे। तो क्या आपको पता होगा आप कितने पैसे दे रहे हैं? सर ही पता होगा सर। अब इसको पेरेंट सब्सिडी की स्टोरी में ले जाएंगे। फर्ज करें अगर किसी सब्सिडी ने कोई ब्रांड नेम बनाया हुआ, सब्सिडी की प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम है, तो सब्सिडी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस ब्रांड नेम की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? सब्सिडी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ब्रांड नेम की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? तो बैलेंस शीट में आती है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम रिकॉग्नाइज ही नहीं होना, और अगर आ रहा होगा इंटरनली जनरेटेड तो वो गलत है और आप पहले उसको ठीक करेंगे। तो व्हाट विल बी द carrying amount of internally generated brand name in the separate financial statements of subsidiary? Always zero। और अगर आपको बताया हो कि पेरेंट ने उस ब्रांड को खरीदने में तो फॉर एग्जांपल 10 मिलियन दिए, बिजनेस में बाकी डिफरेंट एसेट्स भी उसने खरीदे, लेकिन अगर आपको अलग से बता दिया जाए कि ब्रांड को खरीदने में पेरेंट के लिए तो परचेज ब्रांड होगा, पेरेंट ने ब्रांड को खरीदने में 10 मिलियन अगर दिए, तो व्हाट इज दिस 10 मिलियन? फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड नेम। क्या सब्सिडी ने अपने उस ब्रांड नेम की कोई फेयर वैल्यू ली होगी? तो व्हाट विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम? What will be the carrying amount of internally generated brand name? Always zero. Not allowed to be recognized. और what will be 10 million अगर मैं 10 million पे कर रहा हूँ, कॉस्ट है, फेयर वैल्यू के मुताबिक आप कॉस्ट दे रहा हूँ, तो ये बेटा बिल्कुल एक रिवैल्यूएशन सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट हो जाएगी। What is carrying amount? Zero. What is fair value? अगर 10 मिलियन है तो क्या पेरेंट के एंगल से परचेज ब्रांड है? क्या इसे फिर रिकॉग्नाइज होना चाहिए? इसके फिर कॉस्ट भी मेजरेबल है, तो कैसे एक एंट्री बन जाएगी? ब्रांड डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस स्टोरी हो जाएगी। और ये भी एट एक्विजिशन वाली बहस है सारी। पेरेंट सब्सिडी को कब एक्वायर करता है? एट एक्विजिशन। तो जिस तरह बाकी एसेट्स रिवैल्यू होते हैं, उसी तरह इंटरनली जनरेटेड ब्रांड भी अगर खरीदा है तो उसकी भी सॉर्ट ऑफ रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट टाइप हो जाएगी।
कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 0 क्यों? और जितनी फेयर वैल्यू होगी वो सारी की सारी ही सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिलियन दिए, 0 से ऊपर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, तो जितनी भी फिगर दी है उतने से ही आपने एसेट बढ़ाना है। और आप जब एसेट बढ़ाएंगे एट एक्विजिशन तो क्या एंट्री कर देगी? ब्रांड नेम डेबिट एंड सरप्लस क्रेडिट। इसमें कोई लॉस वाला सवाल है? उसकी क्या वजह? कैरिंग अमाउंट 0 है। ये तो नहीं हो सकता कि ब्रांड के पैसे उसने पकड़ाए हो, तो हमेशा क्या 0 होगा? और जितनी भी फेयर वैल्यू होगी उसकी सारी की सारी अमाउंट सरप्लस सॉर्ट ऑफ बना। थोड़ा जरा और कंप्लीट करें फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परचेज ब्रांड नेम इज रिकॉग्नाइज्ड at fair value in consolidated statement of consolidated financial statements. क्या ये हो सकता है कि सब्सिडी ने किसी से कोई ब्रांड नेम खरीदा हो? अगर सब्सिडी ने कोई ब्रांड नेम खरीदा हुआ, परचेज ब्रांड नेम है, तो उसकी कोई कैरिंग अमाउंट हो सकती है? और अगर इसकी कोई डिफरेंट फेयर वैल्यू दी हो आपको पेरेंट के एंगल से, तो उसकी जो भी कैरिंग अमाउंट होगी उसकी फेयर वैल्यू से कंपैरिजन होता है। मैंने इस वक्त सिर्फ किस ब्रांड नेम की बात की है? इंटरनली जनरेटेड। अगर सब्सिडी का कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम है तो उसकी कैरिंग अमाउंट 0 होगी, और उसके अगेंस्ट अगर पेरेंट ने पैसे दिए तो उसकी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगी जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। लेकिन अगर कोई सब्सिडी का परचेज्ड ब्रांड है, सब्सिडी ने किसी से खरीदा है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट पॉसिबल है। और हाँ, अगर उसकी फेयर वैल्यू डिफरेंट हमें बताई होगी तो वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह से अदरवाइज का प्लांट का वैल्यू होता है, या कोई मशीनरी है या कोई बिल्डिंग है। ठीक है, मैंने किसकी सिर्फ बात की है? इंटरनली जनरेटेड की कैरिंग अमाउंट हमेशा क्या होगी? 0, और परचेज की अमाउंट की बेस पे उसका डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा जरा काइंडली पढ़ लें, मैंने पेज नंबर 182 पे आपको कल इकट्ठा किया, ये नोट कर लें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिखे A question may provide information about an unrecognized means unrecorded asset of a subsidiary. When a company acquires a subsidiary, it may identify intangible assets of the acquired subsidiary which are not included in the subsidiary's statement of financial position as per IAS 38 because they may be internally generated. ठीक है सर, कहाँ आइडेंटिफाई हो सकते हैं? नहीं, सब्सिडी में, सब्सिडी में कोई ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो नजर नहीं आ रहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों नजर नहीं आ रहे? इंटरनली जनरेटेड है, और इसलिए फिर नजर नहीं आ रही क्योंकि IAS 38 के मुताबिक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। If these assets are separately identified and can be measured reliably, then should be included in consolidated statement of financial position as intangible assets and accounted for as such. Can be measured reliably का मतलब यहाँ क्या है कि इनकी अमाउंट पता चल जाए, मींस फेयर वैल्यू लिखना जरा सा। अगर कंसोलिडेशन करते हुए भी फेयर वैल्यू नहीं पता, रिलायबल फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, तो वंस अगेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? लेकिन देयर आर मोर चांसेस कि इस स्टेज पे फेयर वैल्यू पता चल जाए। दिस कैन रिजल्ट इन This can result in the recognition of assets and liabilities in the consolidated financial statements, which are not previously recognized by। कहाँ ये ब्रांड नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी फेयर वैल्यू पता चलेगी तो कहाँ फिर नजर आएगा? ऐसे ही। तो दिस एडजस्टमेंट शुड बी ट्रीटेड एज, इसको जरा अंडरलाइन कर लें, बाकी फिर क्वेश्चन शुरू करें। इस एडजस्टमेंट को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं काइंडली करना, बिल्कुल उसी तरह से कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू ढूंढा करेंगे
और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स एज ऑन 30th June 2014। एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे जाके रिक्वायरमेंट्स पढ़ के जरा स्टोरी अपने ज़हन में सेट कर लें। सिर्फ क्या बनाना है सर, बाकी सर ये सारी चीजें वही हैं, एक एक दो चीजें अब नहीं बीच में क्वेश्चन में ऐड नहीं है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही बस बनानी है एज ऑन 30 जून 2014। रजिस्टर खोलना, एक पेज छोड़ दो, इस पेज का हाफ छोड़ दो, वर्किंग में ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साफ नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, current assets, inventories, debtors, cash and bank, share capital ₹10 per share, कभी 10 आ जाता है, कभी 100 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है। अगर शेयर्स निकालने पड़े तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे सर। शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सरप्लस नजर आ रहा है, तो इसको जरा हाईलाइट रख लीजिए। नॉन करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, किसके, एन के अभी हमें नहीं पता, एन क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज। पॉइंट 1, on 1st January 12 M acquired 1.6 million shares of N at a price of ₹23 per share। 20 million शेयर कैपिटल है, सब्सिडी की तरफ जाए N, और 10 का एक शेयर, तो ये 2 मिलियन शेयर्स बन जाएंगे। तो परसेंटेज फाइंड आउट करना, 20 मिलियन रुपीस हैं सबको पता, डिवाइड बाय 10 क्यों, नॉमिनल अमाउंट है तो 2 मिलियन शेयर्स है, तो 2 मिलियन शेयर्स में से 1.6 मिलियन शेयर्स मींस 80-20% पेरेंट और एनसी का रिलेशनशिप, ठीक है जी। देन डेफिनेटली 1.6 मिलियन इंटू 23 करके क्या फाइंड आउट किया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल ये 23 पर शेयर हमें ना पता हो, तो ऊपर जाए पेरेंट एम में जाए, तो व्हाट शुड बी दिस 42 मिलियन, यही फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें अमाउंट कोई बताइए उसने, तो शायद हमें पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अदर देन सब्सिडरी भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, तो सॉल्व करने में 1.6 मिलियन शेयर्स इंटू 23 पर शेयर, थाउजेंड्स में बता दूं जरा, ऊपर ब्रेकअप बना लेना जी, आगे डिबेंचर्स भी है लेकिन पहला ब्रेकअप करा 36,800। क्या अदर देन सब्सिडरी भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं? अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो 1.6 मिलियन शेयर्स इनटू 23 और फिर थाउजेंड्स में फिगर लिखिए जी। डेफिनेटली बेटा इस वक्त डिफरेंस 5200 है, लेकिन शायद एक चीज अभी और भी है। तो 1 ईयर लेटर, चलो आगे, 1 year later means 1st January 13 it also purchased 1/4 of debentures of N at face value। कल हुई इस तरह की बात, किसके कितने किसने, तो what are the debentures of N, 12,000, 1/4 means 3,000। क्या 3,000 भी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, किसकी, पेरेंट की सब्सिडी में। क्या ये इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है,
लेकिन अभी हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। तो ये 3000, इन 3000 का क्या करेंगे? ये 3000 किससे कटेगा? और 12000 में से 9000 फिर यहां तक लग रहा है कि आउटसाइडर्स का बच गया। ठीक है, ठीक है सर। एट एक्विजिशन डेट retained earnings and surplus of an were 15 million and 1 million respectively. अगर सर जी को सब्सिडी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सरप्लस आ रहा है तो क्या उसने भी अपनी सेपरेट स्टेटमेंट्स में रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया होगा? तो उस केस में सिंपली वही होना है जो रिटेन्ड अर्निंग्स का होता है। ये लाइन पढ़े जरा, और रिटेन्ड अर्निंग्स का पहले ब्रेकअप करवाएं प्री एंड पोस्ट में। 15 मिलियन क्या है और देयरफॉर 30 मिलियन क्या है पोस्ट एक्विजिशन। और बिल्कुल उसी तरह से 5 मिलियन के एंगल से पढ़े लाइन। 1 मिलियन क्या है प्री एक्विजिशन, 1 मिलियन क्या है प्री एक्विजिशन। ये प्री एक्विजिशन किस वर्किंग में आ जाएगा? एनालिसिस ऑफ इक्विटी एट एक्विजिशन वाली में फिगर में आ जाएगा। और बाकी जो 4000 पोस्ट एक्विजिशन है ये सिंस एक्विजिशन वाली वर्किंग है। तो अगर सब्सिडी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी आपको सरप्लस नजर आए तो इसका मतलब उसने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया होगा, और उस केस में सिंपली आपने क्या करना, जो रिटेन्ड अर्निंग्स का करना, प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये वाला पॉइंट मैंने उस जमाने में छोड़ा था, जरा कैंडी जरा वापस आएंगे तो जहां पेज नंबर एक नंबर पढ़ के आ रहा वापस, जरा वहां क्वेश्चन मार्क लगाया था उस जमाने में। सर एक मिनट सर, पेज नंबर था 157। पेज नंबर 157 के स्टार्ट में बी पैराग्राफ में मेरा ख्याल है ये वाले तो हमने काफी सारे क्वेश्चन करनी है जिसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन ये पहला सवाल आ गया जिसमें पढ़े जरा सेंटेंस के पेज में 157 मिल गया बी पैराग्राफ ऊपर। The fair value adjustment has been incorporated in the subsidiaries book at the date of acquisition, then pre-acquisition surplus should be taken into calculation of goodwill or gain. Any post-acquisition will be distributed just like post-acquisition retained earnings between the parent and NC. ठीक है? अब मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क खत्म हो सकता है। चलो आगे, चलें आगे सर, क्या होगी? पॉइंट नंबर 2 सेकंड सेंटेंस, at that date its internally generated brand किसका? किस दिन? कौन सा वाला ब्रांड? had a fair value of 7 million. What will be the carrying amount होने वाला? क्यों? इंटरनली जनरेटेड है तो सेपरेट में नजर नहीं आएगा। उस फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट 0, फेयर वैल्यू 7 मिलियन। क्या करें? ब्रांड डेबिट वैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से? 7 मिलियन से। बात मेरी एक मिनट पूरी कर लेना। एंड आगे लिखा एंड एन इनडेफिनेट का मीनिंग इनडिटर्मिनेबल, पता नहीं है। लेकिन अगर कोई लाइफ देता फिर आप क्या करते हैं? अगर इस ब्रांड की कोई लाइफ दे देता तो आप क्या कर लेते हैं? बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे किसी भी टेंजेबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। यहाँ सिर्फ लफ्ज क्या हो जाता है? अमॉर्टाइजेशन। कब से कब तक की चार्ज करते हैं? एक्विजिशन से लेके कंसोलिडेशन डेट तक की चार्ज करते हैं। लेकिन इस वक्त ये कौन सी लाइफ है इसकी? इनडेफिनेट मींस इनडिटर्मिनेबल, देयरफॉर कौन सी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी? अमॉर्टाइजेशन। लिखना ट्रांसफर टू सरप्लस सर, एक्विजिशन डेट पे गेम आई है, कैंसिल हो जाएगी। एक्विजिशन डेट पे जो सरप्लसेस होते हैं वो गुडविल की कैलकुलेशन में खत्म हो जाएगा। ये रुपीज इन थाउजेंड है जी, सॉरी 7000 हो जाएगा।
Any confusion, sir? Young students? Clear है जी आप? Point number 3, sir. At acquisition date, plant of N was overvalued by 2 million. Concentration से पढ़ जरा overvalued by 2 million. Its remaining useful life was 5 years. ये वाली रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट एन ने नहीं अगर की तो ये वाली भी कौन करे? ये फिर पेरेंट करे. लेकिन जरा सेंटेंस पढ़े सर. ओवर वैल्यूड है, सरप्लस आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में भागते जाए जरा. क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 12 की फर्स्ट लाइन में अंडर वैल्यूड वर्ड आया. तो वहां बात ही हुई थी ना अंडर वैल्यूड होना चाहिए ना ओवर वैल्यू होना चाहिए. अंडर वैल्यूड है तो क्या करें? वापस अपनी वैल्यू पे लाएं, बढ़ाएं या कम करें. और अगर ओवर वैल्यूड है तो कम कैसे करें? लॉस डेबिट. लेकिन ये भी एंट्री किस दिन है? प्लांट क्रेडिट. एक मिनट. अब सरप्लस जो होता है एक्विजिशन डेट पे वो कहाँ जाता है? नहीं मतलब नहीं, कहाँ पहले जाता है तो कहीं है एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग में जाता है और इसे आप इक्विटी में ऐड कर देते हैं. लॉस का क्या करेंगे? लेस कर देंगे. लेकिन आगे इधर लाइफ गिवन है. अब यहाँ लाइफ का क्या प्रॉब्लम है? क्या पहले एसेट ओवर वैल्यूड था? क्या हमने इसे कम किया? तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे. कब से कब तक की यार? क्या सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं? 2 मिलियन डिवाइड बाय हो गया 5. पहले तो ईयर्स गिन देना कितने. सही गिनेगा, सही गिनेगा. एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 12. 2.5 ईयर्स बनता है. हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं. क्या सिर्फ बैलेंस शीट अगर बना रहे हैं तो पूरे 2.5 साल के एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कर दें? आंसर बताएं. जी 1000. एक मिनट. एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक ठीक है 2.5 इयर्स. 12 है, 13 है, 15 का ऑफर नहीं. वो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक्विजिशन डेट पे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं ना बनानी. एक्विजिशन के बाद बनानी होती है. तो ये तो एक्विजिशन डेट तक है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ही प्रॉफिट है. उस डेट पे क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं बनानी तो सर रिटेन्ड अर्निंग्स में ही प्लस माइनस करते हैं. जी सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी रिवर्स करनी है. एसेट बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ा करेगी और अगर एसेट कम कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स करेंगे. क्या एंट्री बनती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट. अब सिर्फ बैलेंस शीट बना रहा है. डिफरेंटली प्लांट डेबिट ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट. और सीआरई और एनसीआई रिस्पेक्टिवली कितने कितने से क्रेडिट? 80-20% कर रहे हैं. और नीचे लिख ले एनसीआई विल बी इफेक्टेड. एनसीआई हैज बीन इफेक्टेड सर. एंट्री में इफेक्ट हो गई है. ये कब लिखते हैं हम? जब प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो ताकि जब एट्रीब्यूटेबल में तो वहां एडजस्टमेंट हो रही है. यहाँ तो हमने सीधा एंट्री में कर लिया है उसे कंसीडर. एनी कंफ्यूजन सर? चलो आगे. नंबर 4 सर पुरानी बात है. ड्यूरिंग द ईयर N sold goods to M for 2,40,000 at 20% markup. Only 25% of these goods were sold by N till the year end. किसने किसको चीजें बेची? सब्सिडी टू पेरेंट सिचुएशन. कितनी चीजें बेची हैं? अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये 240 किससे कटेगा? सेल परचेज कटेगा. लेकिन हम इस वक्त सिर्फ क्या बना रहे हैं? तो इसमें हमने कौन सी एडजस्टमेंट करनी है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली. सही सेंटेंस पढ़े. 240
में से कितनी बची हैं? 25% यार, क्या हो देखने तसल्ली से देख। मल्टीप्लाइड बाय 75% क्यों किए? जो स्टॉक बचा है वहां प्रॉब्लम है या जो चीजें सेल हो गई उनमें प्रॉब्लम है? तो ये आ गया 180 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20। ठीक है सर। अब ये डिवाइड बाय 120 आज क्यों हो गया? कल तो डिवाइड बाय 100 हो रहा था। मार्कअप मार्जिन सदी आंसर इज 30 में। हाँ 30 है। अब लिखिए इसके करे खुद से करे। अच्छा ये 30 है ना, ये हम थाउजेंड्स में, ये 240,000 लिखा हो पर डाटा थाउजेंड्स में, तो 240 असल में है। यही सर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, कुछ चीजों से यूज टू हो गए सर। सीआरई एनसी क्यों डेबिट? हाँ जी, सब्सिडी ने बेचा है, दोनों पे इफेक्ट जाएगा। 24 एंड 6 एंड 30 80-20। लास्ट पॉइंट पढ़े। एट द ईयर एंड, साल के एंड पे M and N declared dividend of 20% and 10% respectively, but neither the company had accounted for the dividend। होना भी नहीं चाहिए सर, सिर्फ पेरेंट में नहीं होनी चाहिए। हाँ। पेरेंट में ऐसे सर। और सर जी डिविडेंड डिक्लेयर ही बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ तो रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए, लेकिन डिक्लेयर बैलेंस शीट डेट से पहले हो। ये कब हो जाता तो रिकॉर्ड होना भी नहीं चाहिए था। क्या ये ईयर एंड पे डिक्लेयर हो गया? इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, अंडरलाइन। अगर ईयर एंड के बाद होता तो रिकॉर्ड होना भी नहीं चाहिए। वो क्यों? वो डिस्क्लोज होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डेबिट होगा। तो क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए? अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पेरेंट में भी और सब्सिडी में भी। लेकिन कुछ बहस याद है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 में जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर डिविडेंड रिकॉर्ड करने हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम किसका कितना और किसका बस कितना कर लें? देख लें, एक नजर रिवाइज करें क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर भी। अब तो नॉर्मल आदमी है, वाकई नजर नहीं आ रहा। पहली दफा को मोबाइल का पॉजिटिव यूज हुआ, अच्छी बात है, कोई इसका कोई फायदा तो, लेकिन मेजोरिटी ने सोचा रहने थे, इसका ये कोई काम नहीं है, इससे लाइट पढ़ाई के लिए की जाए, कहीं बैटरी लो ना हो जाए, इस मकसद के लिए चीज हो, इंसान उस मकसद के लिए इस्तेमाल करे। तो इसका इस वक्त मोबाइल की लाइट की क्या जरूरत थी? लाइट आएगी तो पढ़ लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ना आई तो उठ जाएंगे। जी सर जी, प्लीज रिवाइज, क्वेश्चन भी देखें, आंसर भी देखें, कुछ डिसीजन हुए थे, फाइनल करके आ जाए इधर। अगर हम डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है, तो सब कुछ लिखने की बजाय क्या करें? पेरेंट का 100% रिकॉर्ड कर लें और सब्सिडरी का सिर्फ एनसी के शेयर तक रिकॉर्ड कर लें। अप टू द एक्सटेंट पेरेंट ऑफ शेयर, मैंने जानबूझ के आपको वहां लेके गया हूं, जरा एक नजर देख लें, वहां लिख के मेरा काटा होगा। अप टू द एक्सटेंट ऑफ द पेरेंट शेयर वैसे ही कट जाना है, सब्सिडी का डिक्लेयर्ड पेरेंट की इनकम से कट जाना है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द पेरेंट शेयर। तो जो बचना है वो किससे, कौन सा बचना है? बस पेरेंट का 100% बच जाना है और सब्सिडी का सिर्फ एनसी तक बचना। देखिए क्या एंट्री है उधर, सब्सिडी में क्या एंट्री है? डिविडेंड एनसी डेबिट और डिविडेंड पेएबल टू एनसी क्रेडिट। कर ले, आए अप्लाई करना। बस ये गेम जब आ रही है डिविडेंड सी, तो ये मासूम सी गेम खत्म कर लें। परसेंटेजेस दी हुई है,
डिविडेंड अगर परसेंटेजेस में दिया हो तो शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होता है। कर दें जरा मल्टीप्लाई। 20% रेट है, शेयर कैपिटल ऑफ द पेरेंट होना 30,000 इंटू 20%, 6,000। डिविडेंड डेबिट, हाँ जी ठीक है, लेकिन मतलब रादर देन के सिर्फ सीआरई लिखें आप, ब्रैकेट में लिखें। डेफिनेटली डिविडेंड डेबिट हम बना ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रहे हैं, चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली डिविडेंड वहां जाता, लेकिन अब बैलेंस शीट में सिर्फ कहां पे चला जाएगा, सीआरई में। और पेएबल क्रेडिट कितने सरी 6,000 समझ आ गया। If dividend is given as a percentage, then multiply the percentage of dividend with the amount of share capital, with the amount of nominal amount of share capital. एंड में क्या करेंगे, अमाउंट बताएं इसके शेयर कैपिटल की 20,000 इंटू 10% और मल्टीप्लाइड बाय 20%। एट्टी परसेंट किधर गया सर वो कटते हैं याद आ गया प्लीज। अगर पेड का मसला नहीं, अगर रिकॉर्डेड हो तो फिर क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बहस नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहे हैं, कल के लिए। पेड इशू नहीं है, रिकॉर्डेड इशू तो आता हूं मैं इसको, लेकिन फिलहाल क्या हुआ, ये डिक्लेयर हुआ है तो डिक्लेयर की एंट्री हमेशा पेएबल के साथ ही करें आप। और मैंने ये एंट्रीज क्यों की हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट नाइदर कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर द डिविडेंड। अगर ये सेंटेंस ना होता और ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ईयर एंड पे, तो इट विल बी अज्यूम्ड, इट शुड बी अज्यूम्ड कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही एंट्रीज हो चुकी हैं। नहीं वो फिर अलग इशू इंशाल्लाह करते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त एंट्री किस वजह से की है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और रिकॉर्ड नहीं हुआ, ईयर एंड पे डिक्लेयर हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है सर। चलें सर वाइंड अप करें, बस 10 मिनट ज्यादा ना लगा। जी सर, जी कैंडी जरा स्पीड अप सर। कहाँ जाए आप, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, स्पीड अप। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एस, parent has 80% shares, NC has 20% shares. Story begins on acquisition date, 1st January 12. Share capital करें गुडविल बिल की कैलकुलेशन। नहीं सर जी ना करें, ये ना करें। जो कंपनी परचेज करती है उसका इस प्रीमियम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने 23 पे खरीदा है तो आप सिंपली 23 पे ही डबल एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जिसने किया होगा, इशू किए होंगे, उसने ही ब्रेकअप किया होगा और वो कट जाना है, उस इन्वेस्टमेंट ने इससे कटना। तो ये ब्रेकअप किसने करना होता है, जिसने शेयर इशू किए तो उसने किया हो। क्या ख्याल है, तो वो जो 23 आपको नजर आ रहा है
वो 36,800 बनता है, तो वो मैंने सीधा इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ। तो जिस कंपनी ने शेयर्स खरीदने उसने कोई नॉमिनल अमाउंट और अबव नॉमिनल अमाउंट का ब्रेकअप नहीं करना। ये किसने करना होता है? जिसने शेयर्स इशू की। जी सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा सर। कितना? 1000। ठीक है सर। यहां तक जो हमने लिखा है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कैरिंग अमाउंट उठाई है हमने। तो ये फिगर बन गई यहां तक 40,000। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स ढूंढ है, दो है सर। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ ब्रांड 7,000 इक्विटी में ऐड हो गया, और प्लांट पे लॉस है। क्या एक से ज्यादा रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं? कॉन्सेप्ट वही है सर। ठीक है सर, 2000 नेगेटिव हो जाएगा। So what will be the fair value of net assets on the date of acquisition? 45,000. Parent share 36,000. 9,000. Investment, cost of investment of parent 36,800. NCE की fair value of NCE फुल गुडविल मेथड है, पार्शियल गुडविल है? कैसे पता चला? क्वेश्चन साइलेंट है। $800 ही है क्योंकि फुल गुडविल मेथड नहीं है। गुडविल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा सर, कितनी ज्यादा सर? ये ठीक है प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए? सेंस वाली वर्किंग सर जी रेलिवेंट होगी कब से कब तक? सेंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, वो कब होती है? टिल द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, टिल द कंसोलिडेशन डेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें नई चीज है, सुन लीजिएगा जरा। सोचना वैसे ही है, बात पूरी इक्विटी की हो रही है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स की नहीं। चेंज इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। शेयर कैपिटल और प्रीमियम में कुछ चेंज, रिटेन्ड अर्निंग्स में कुछ चेंज। कैसे? 45 माइनस 15 30,000। 30,000 के चेंज में पेरेंट शेयर 24,000 एंड 6,000। वो सरप्लस जो हमने क्रिएट किया है, ये जरा क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। जो हमारा सरप्लस क्रिएटेड है, बल्कि हमारा भी नहीं, पूरा देख लेता है। ये ऊपर आए जरा एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग में, जो ऊपर गुडविल की वर्किंग हुई है। लिखे बगैर मैं लिखा रहा है गुडविल की एंट्री बोलना। शेयर कैपिटल डेबिट 20,000, प्रीमियम डेबिट 4,000, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 15,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस प्री एक्विजिशन भी डेबिट 1,000, और भी आगे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 7,000। अगला सोच के जरा, रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट बाय 2,000, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय
36,800 एंड एनसी क्रेडिट बाय, तसल्ली करनी है तो करके देख लें, फिगर्स सॉल्व करके देखें, एंट्री करनी तो एंट्री लिख लें, बैलेंसिंग फिगर 800 आएगी, तो लॉस जो है ये क्रेडिट हो गया, खत्म हो, तो जो एक्विजिशन पे हमने क्रिएट किया वो तो सारा खत्म हो जाएगा, और जो एक्विजिशन पे अदरवाइज भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो भी खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन सा, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है सर, तो एंट्री चेक कर लें, उसमें वही गुडविल का डिफरेंस आएगा। डन है सर, लेकिन क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या था बैलेंस शीट में, क्या था 1000, क्या है, क्या चेंज है, कितना 4000 इज पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसमें डेफिनेटली पेरेंट शेयर और एनसी शेयर आना चाहिए, और फिर ये कैसे फिगर आएगी ये भी मैं बताता हूँ। तो ये कौन सा वाला आ रहा है, अगर आ रहा था पोस्ट एक्विजिशन, हमारा कौन सा होता है एट एक्विजिशन, तो हमारा उस वक्त का जो होता है वो कैंसिल आउट होता है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या हम उसे रिकॉर्ड करें, ठीक है जी, ठीक है प्लीज चलें फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्यों लिख रहा है तो पहले बता दो, आप लोग शुरू करें। M group consolidated statement of financial position, as on 30th June 2014, rupees in thousands, non-current assets, non-current assets, property plant equipment, ढूंढे एडजस्टमेंट्स, कर ले आप लोग कर ले, -2 +1, उलट नहीं कर दिया मैंने, पहले तो उलट होता था, एसेट कम हुआ, डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मीनिंग क्या है, एसेट बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट देख लें जिधर, एक मिनट इन्वेस्टमेंट देखें, अपने क्वेश्चन देखें, 42,000 में से 36,800 पहले कटा, उसके बाद 3,000 भी कट गए, इस 3,000 का दूसरा इफेक्ट वो उधर नीचे 12,000 में याद रखना, ठीक है, हाँ जी 7,000 भी ऐड होगा, बल्कि इससे करना, सॉरी एक सेकंड, बल्कि सही है मेरे 42 में से 36,800 कटा, 3,000 कटा, बाकी इसमें जो भी है बच जाएगा, लेकिन +7 आ जाएगा जी, ये ब्रांड नहीं है 7,000, सॉरी एक सब्सिडी में भी तो इन्वेस्टमेंट है, 1 मिनट करवाएं यार, सारी ये इन्वेस्टमेंट की फिगर पूरी करवाएं, इन्वेस्टमेंट की फिगर लिखवाएं सर, 42,000 क्या है पेरेंट की, उसमें तो 2 एडजस्टमेंट्स मैंने लिख दी हैं, और क्या ये 7,000 सब्सिडी वाला एज इट इज प्लस हो जाएगा, ये सब्सिडी वाली इन्वेस्टमेंट है, वो बाद में है, वो तो उसको ज्यादा प्रेजेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट की बजाय इंटेंजिबल एसेट के तौर पर से प्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर लिखना तो ठीक है, वो ये भी नॉन करंट एसेट,
नहीं ये समझ आ गया प्लीज। इन्वेस्टमेंट सारी नहीं कटी पेरेंट की, और सब्सिडी की एसेट आ गई 9200 शायद बनता। ठीक है सर, 2200 रिमेनिंग किसका बचा था? पेरेंट का प्लस 7000 सब्सिडी का, टोटल 9200। हाँ यहाँ जरा एक मिनट एडजस्टमेंट्स में जाए। ब्रांड एक इनटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट्स में कहीं आएगा जो आपने रिकॉर्ड किया, कितने से आएगा? 7000 से ही आएगा। पहले भी तो आ रहा होगा कुछ इंटरनली जनरेटेड, ये वर्ड जरा याद रखना। एनीथिंग एल्स? गुडविल बिल्कुल ठीक है। तो चीजें ज्यादा हो जाएंगी काफी, तो सही ढूंढनी पड़ती है। कहां से मिली गुडविल? एनी अदर नॉन करंट एसेट? करंट एसेट्स ये कर ले, जरा इन्वेंट्री कर ले फिर मुझे करवाइएगा। इन्वेंट्रीज 15,000 जमा 8,000 माइनस 80.3। और यार जाना जब यार पहले 1000 में हो दो ये यार, तो ज्यादा नाम ले 1000 में माइनस 80, पहले 30,000 में हो गया है, अब और 1000 में कर ले। क्या आंसर आया? 22970। ये ठीक है जी, माइनस 30, ये तो माइनस 003 होना। डेटर्स में भी हमारी एडजस्टमेंट कोई रिसीवेबल इंटर कंपनी, कैश एंड बैंक, एनी कैश इन ट्रांजिट 9 + 5 14,000 मिल जाती फिगर से जी। 33 सॉरी, 11 + 22 33। कौन सा सर? 11 + 12। टोटल कर लीजिएगा, इक्विटी पे आ जाए, इकट्ठे हो रहे इक्विटी बनवा दीजिएगा। इक्विटी सर, शेयर कैपिटल 30, शेयर प्रीमियम 6,000। सीआरई की फिगर तो चेंजेस इन इक्विटी से आती है, हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये वाली फिगर जरा एक नजर देखना पहले। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स 88,000। ऐसा सब ढूंढने चाहिए प्लस 24,000 पहले ढूंढे, तरतीब से ढूंढे यार चीजें, प्रेजेंट में ढूंढने वाला मिक्स हो जाएंगे। सबसे पहले कहाँ गए आप? बैलेंस शीट में, फिर कहाँ गए? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में। 24,000 के नीचे भी तो कुछ नजर आ रहा है, वो अलग है, वो अलग है, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग। अब जाए वर्किंग्स में, माइनस 24, या देखने तरतीब के, प्लस 800 चले। कौन सा 800?
डेप्रिसिएशन रिवर्सल हुई प्लस 800 माइनस 24 अनरियलाइज प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट डिविडेंड में जाए माइनस 6 y प्लस 8 डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई सीआरई क्रेडिट हुई 24 माइनस डेबिट हुई सीआरई और डिविडेंड डेबिट 6000 माइनस 4 ढूंढिए आंसर 106 776 ढूंढ लिया करेंगे सर। एक नई चीज बैलेंस शीट देखें पेरेंट की कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन सरप्लस इस तरह की एक चीज क्वेश्चन नंबर 7 में शायद आई 3 में या 7 में कहीं आई है। जरा पीछे जाए जरा सवाल आंसर ढूंढे जरा इसका आंसर ढूंढे जरा 3 या 7 में कहीं कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व की फिगर एक आई है 3 में आई उसमें मेरा था पेरेंट का कैपिटल रिजर्व नहीं था एक जीरो लिखा हुआ शायद जो आपने आंसर में लिखा होगा 0 प्लस समथिंग 6 है 3 है 7 3 में क्या है नहीं 3 में अगर है तो वही रहे ठीक है 3 में अगर है तो ठीक है 3 में कोई कैपिटल रिजर्व है कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व उसकी फिगर देखें जरा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे आई थी एक नजर फाइनल कर लें क्वेश्चन ढूंढे इसका पेज नंबर क्या है जी क्वेश्चन का 159 पेरेंट का कैपिटल रिजर्व क्या था 23,000 अब आंसर में जाए जरा एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाए वहां कोई सब्सिडरी का कैपिटल रिजर्व है तो मेरा ख्याल सारा प्री था तो सिर्फ 23 एज इट इज है लेकिन आप जाए क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में निकालने आंसर में निकालना 7 में मेरे ख्याल उलट सिचुएशन थी पेरेंट का अपना 0 था सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन था तो जरा इसका आंसर में बैलेंस शीट भी देखें और एनालिसिस ऑफ इक्विटी भी देखें बैलेंस शीट में 0 प्लस है 0 के पेरेंट का 0 था लेकिन पोस्ट एक्विजिशन कैपिटल रिजर्व भी था कुछ और ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस वाली वर्किंग में मौजूद यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 21 पेरेंट का सरप्लस भी है और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन भी है तो अब क्या करें यहाँ फिगर्स बोल दे तरीका वही है सारा 8,000 क्या प्लस क्या 31 नो एडजस्टमेंट एज सच आंसर 11,000 ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो चीजें करनी रिलेट करें ताकि आप फाइनल हो जाए पेरेंट की इक्विटी बना लें वन 153,976 एनसी मींस एनसी की इक्विटी है एनसी से रिलेटेड जो इक्विटी है तो इसमें काफी सारी फिगर्स हो गई हैं ढूंढना शुरू करें जरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है 9,000 शुरू कर दें बाकी 9,000 प्लस 6,000 अब इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि सरप्लस कितना है अदरवाइज कितना है प्लस 800 प्लस 200 ढूंढे एनसी क्रेडिट ढूंढे एनसी डेबिट ढूंढे 6 से और फाइनली एनसी डेबिट ढूंढे 400 से और फटाफट बोर्ड से देख के लिख लें मिट जाना इसमें $9,000 प्लस 6,000 आया एनालिसिस ऑफ इक्विटी से बाकी एडजस्टमेंट्स में से फिगर्स आई हैं प्लस 800 मींस है डेप्रिसिएशन रिवर्सल देख ली फिगर्स हाँ जी सॉरी 800 एनालिसिस ऑफ इक्विटी से 200 भी वहीं से
सॉरी 6000 रिटेन्ड अर्निंग्स का शेयर, 800 सरप्लस का शेयर और डेप्रिसिएशन रिवर्सल, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 6000 और 400 डिविडेंड इंटरेस्ट 15594 टोटल बोर्ड से देख के करना। One 169 570 वाइंड अप करें सर, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज फाइनल करें। जी सर बिल्कुल ठीक है। डिबेंचर्स 0 प्लस 12,000 माइनस 3,000, पेरेंट 0, एडजस्टमेंट फिगर लिखिए, डेफिनेटली 9,000 आना। करंट लायबिलिटीज, creditors 18,000, sorry 10,000 plus 6,000, 10,000 plus 6,000 is equal to या ज्यादा फिगर 16 plus 10, 16 plus 10 26,000 करें जी, फाइनल करें। एक फिगर है ऐसी जो कैसे ढूंढनी, एक या दो। 4,000 plus 6,000 plus 400 अदर लायबिलिटीज नहीं, डिविडेंड अलग लिख लें, मैंने नहीं ख्याल, डिविडेंड को अलग नजर आ जाएगा, जरा डेफिनेटली प्लस किया जा सकता है, लेकिन आपको जरा अलग नजर आ जाएगा डिविडेंड कहाँ गया। अदर लायबिलिटीज कितनी है? 6 plus 4, और डिविडेंड पेबल ढूंढने जी 400 plus आएंगे लायबिलिटीज में। 6,000 पेरेंट वाला है और 400 एनसी वाला है, अलहदा भी प्रेजेंट किया जा सकता है, पेएबल टू एनसीआई 6400, डेफिनेटली अदर लायबिलिटीज में भी प्लस किया जा सकता है। जैसे 220 ये फिगर्स फाइनल करें, ठीक होगी? क्या सब्सिडी वाला 7,000 कट गया सर? सब्सिडी वाली इन्वेस्टमेंट कट गई है या एज इट इज बच गई? ये सब्सिडी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ की होगी? थर्ड पार्टी में। कौन सी इन्वेस्टमेंट कट जाती है? पेरेंट वाली, ये नहीं है। ये बैलेंस शीट तो नहीं बना रहा, बन गया? पेज नंबर 179 निकालना, ये कंसाइल कर लिया प्लीज। सर जी कर लिया रिकंसाइल, कैसे? ठीक,
पेज नंबर 179 के एंड पे आ जाना, दो छोटे छोटे जरा पॉइंट्स और इकट्ठे करना। ये सभी हेडिंग लिखी हुई है एंड में, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, समझिए कि हम तो सर जी बड़े आराम से कह देते हैं पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर कर लिया, लेकिन इसकी एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ खर्चे भी होते हैं और डेफिनेटली ये एक लीगल प्रोसेस सॉर्ट ऑफ भी होता है कि किसी कंपनी ने किसी कंपनी के अगर शेयर्स खरीदने हैं तो डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट्स बीच में इन्वॉल्व किए जाते हैं। हम कह देते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसने करनी है? वैल्यूअर्स ने करनी है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लीगल अकाउंटिंग इश्यूज आते हैं, इन सब को रिजॉल्व करने पे फिर पेरेंट के कुछ खर्चे होते हैं। तो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करना है, जरा पढ़े जरा करें। मिल गया कहाँ लिखा हुआ? पेन आप रखा, दीज आर दोस कॉस्ट दैट द पेरेंट इंकर्स फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, सब्सिडी खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल लीगल मींस लीगल एडवाइजर को रखा जो आपका एग्रीमेंट करवा सके, डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा सके, स्टाम्प पेपर्स बनवा सके। अकाउंटिंग इश्यूज, किसी अकाउंटिंग फर्म को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो कंसोलिडेशन वगैरह में हेल्प कर सके। वैल्यूएशन मींस वैल्यूअर्स एंड अदर फाइनेंशियल एंड और कंसल्टेंसी फीस। तो किसकी असल में बात हो रही है? पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट इंकर करने की बात हो रही है। दीज कॉस्ट आर नॉट कैपिटलाइज्ड बट एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी कोई डबल एंट्री होनी चाहिए? नो सर। क्या इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है सर? क्या एंट्री होती है सर? पेरेंट का एसेट है सर, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश है, और अगर कोई खर्चा हुआ तो एक्सपेंस डेबिट कैश है। लेकिन क्वेश्चन में अक्सर देखेंगे, अभी आप एग्जामिनर क्या करता है, एक और लाइन जरा देखना, अक्सर क्वेश्चंस में इनकरेक्टली क्वेश्चन में कैपिटलाइज किया होता है इसे इन्वेस्टमेंट में। होना क्या चाहिए? कहाँ डेबिट किया होता है? इन्वेस्टमेंट में, होना प्रॉफिट लॉस में चाहिए। तो फिर आपको कैसे ठीक करना पड़ेगा? एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो तो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं अदर एक्सपेंसेस वगैरह में आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हो तो एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लिख लें, चलें रेक्टिफाइंग एंट्री साथ। लेकिन अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो एक्सपेंस डेबिट मींस सीआरई डेबिट, और एनसी का इसमें शेयर क्यों नहीं होगा? ये पेरेंट से रिलेटेड एक्विजिशन कॉस्ट, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्विजिशन कॉस्ट। इनके जरा चंद एक नाम दे बीच में एग्जांपल्स के तौर पे, ये देखो, लीगल, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फीस, इनके शायद जरा वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में। एनी कंफ्यूजन बारो? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज पे देन सर, ये आपस के बैलेंसेस मैच ना होने की एक वजह हमने क्या पढ़ी है? कैश इन ट्रांजिट। क्या गुड्स भी रास्ते में हो सकती हैं? तो अगर गुड्स रास्ते में हो तो फिर गुड्स इन ट्रांजिट की स्टोरी बन जाएगी। ये काइंडली अपने करवानी है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो नया है वो मैं बताने लगा। पेन हाथ में रख लें, एक स्टोरी बनाना शुरू कर। सपोज पेरेंट सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी फॉर रुपीज 1 लाख। सर भाई पढ़ने आए, और आप भी रिकॉल करें, आप भी सिर्फ आज पढ़ने के लिए निकले थे, भूल गए। किसने किसको चीजें कितने की बेची? पेरेंट की बुक्स में एंट्री बोले सर, प्लीज बोले सर, मुझे बोलना होगा। डेटर, सब्सिडी, डेबिट, सेल्स क्रेडिट।
रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडी सेल क्रेडिट कितने से 1 लाख से। अगर ये गुड्स ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडी के पास पहुंच गई तो सब्सिडी एंट्री करेगी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर पेरेंट मींस पेबल टू पेरेंट क्रेडिट। अगर ये काम हो जाए और आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो तो सेल परचेज से कट देगी, और अगर बैलेंस शीट बना रहे हो और अभी ये पेएबल्स रिसीवेबल सेटल नहीं हुए तो पेएबल रिसीवेबल कट देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की तब होगी बात अगर कोई स्टॉक बचेगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट लाइन। इफ सपोज पेरेंट सोल्ड गुड्स टू एस बट नॉट येट रिसीव्ड बाय एस, ठीक है, यहां तक किसने भेज दी, लेट्स से ईयर एंड के आसपास भेजी एक दो दिन पहले, कराची से लाहौर आ रही थी गुड्स, लेकिन ईयर एंड आ गया, अभी गुड्स इन ट्रांजिट है और ईयर एंड पे पहुंची नहीं सब्सिडी के पास, तो पहले पेरेंट की तरफ आ जाए। पेरेंट ने क्या एंट्री करके गुड्स भेजी होंगी, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडी डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब इसके अगेंस्ट सब्सिडी ने कोई एंट्री क्यों नहीं की होगी, परचेज कब डेबिट होती है, गुड्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में गुड्स एंड रिस्क के रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर होते हैं, जब गुड्स रिसीव हो जाते हैं, रास्ते में है, तो सब्सिडी ने कोई एंट्री नहीं की होगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एंट्री ना करने पे हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम बनाएं तो क्या ग्रुप ही की चीजें रास्ते में है, और नंबर 2 आपस का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल भी होना चाहिए। तो कहाँ क्या एंट्री होगी, कंसोलिडेशन करते हुए सब्सिडी के बुक्स में पेरेंट एंट्री करेगा, क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट पेएबल टू पेरेंट क्रेडिट। पेरेंट की तो हो गई, जिसने भेजी होंगी उसने तो एंट्री कर दी होगी, पेरेंट या सब्सिडी वाइस वर्सा। जिस तक नहीं पहुंची फिर उसकी बुक्स में एक रिकंसाइलिंग एंट्री, ठीक है सर। अब इस एंट्री को थोड़ा गौर से देखो, ये एंट्री मैंने कितने से की है, 100,000 से। डेफिनेटली अब रिसीवेबल पेएबल इक्वल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी बजाय अब जरा गुड्स इन ट्रांजिट की तरफ आ जाएगा। क्या गुड्स इन ट्रांजिट उसी तरह से जिस तरह कैश इन ट्रांजिट होता है, कोई हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट अपीयर हो जाएगा, एक एसेट अपीयर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या ये जो 1 लाख मैंने लिखा है ये सब्सिडी की कॉस्ट है, सब्सिडी की कॉस्ट है सर, लेकिन क्या ये ग्रुप की सेल प्राइस है, पेरेंट की सेल प्राइस थी, इसने इतने से सेल रिकॉर्ड की थी। अब ये चीजें अभी रास्ते में है, ग्रुप के एंगल से अगर सोचा जाए तो क्या ये चीजें सेल प्राइस ऑफ पेरेंट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए या कॉस्ट प्राइस ऑफ द ग्रुप पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। दोबारा क्लियर करें, ये लाख के सेल प्राइस किसकी, तो सेल प्राइस ऑफ पेरेंट पे आपने एंट्री क्यों कर दी है, क्योंकि इनिशियली तो वही है, रिकंसाइल तो उसी से होना। अगर गुड्स पहुंच जाती तो क्या कॉस्ट वही होती 1 लाख, किसके एंगल से, सब्सिडी के एंगल से। सब्सिडी के एंगल से अगर गुड्स पहुंच जाती तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सब्सिडी होती, प्राइस ऑफ पेरेंट है। लेकिन फिर अगर उन चीजों में से तो स्टॉक बच जाता है तो क्या उसमें फिर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं, जो चीजें बच गई हैं वो ग्रुप की कॉस्ट पे आनी चाहिए रादर देन सेल प्राइस। तो क्या ये सारी चीजें बचेंगी, थर्ड पार्टी को बिक तो गई है रास्ते में, किस रास्ते में, ग्रुप के रास्ते में, आपस में रास्ते में। तो इस 1 लाख पे एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कौन सी क्यों होनी चाहिए, ये भी ग्रुप का स्टॉक है, सिर्फ फर्क क्या है, ये पड़ा नहीं है, ये इन ट्रांजिट है, तो फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फिजिकली इन सेंस पड़ा नहीं है फिजिकली स्टोर रूम में, ये इन ट्रांजिट है, देयरफॉर इट शुड आल्सो बी एट कॉस्ट प्राइस ऑफ द ग्रुप। तो क्या इस पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे, यार कैश इन ट्रांजिट में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की।
कैश इन ट्रांजिट में ये बहस क्यों नहीं है, लेकिन अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो इस एंट्री के बाद आपके जहन में और कौन सी चीज आनी चाहिए, अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट वैसे ही होगी जैसे होती है, पेरेंट ने चीजें बेची हैं, क्या इसमें एनसीए का कोई शेयर होगा सर? और अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। However, goods are at sale price. Therefore, profit is to be eliminated from the goods in transit. The entry of profit elimination will only affect the parent share in the profit in this case. If, however, goods were sold by a subsidiary, then parent as well as NCA's profit will be affected. Vice versa जरा सिचुएशन कर लेना, एंट्री शायद वही होगी, गुड्स एंड ट्रांजिट वाली एंट्री वही होगी, लेकिन इस गुड्स एंड ट्रांजिट की जो आप प्रॉफिट एलिमिनेशन वाली एडजस्टमेंट करेंगे उसमें कौन कौन हिस्सेदार बन जाएगा, एक नजर देखने, कोई कंफ्यूजन? अभी कट जाएगी, आप टेंशन ना, वो खुद ही कट जाएगी, और वो अब कटनी भी नहीं चाहिए, रहने दे, अभी ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा मेरे ख्याल में, अब वो कटनी नहीं चाहिए। सेल क्रेडिट बैलेंस है, छोड़ दे, पेज नंबर 219 पे आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो सारे जरा बच्चों वाले सवाल थे, इनका मकसद ये था कि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए। तो आए जरा कुछ और बच्चों वाले सवाल शुरू करें। पेज नंबर 219 पे एक नंबर का होमवर्क रखें। इस क्वेश्चन ने 95% हो जाना है। अब एक जो एडजस्टमेंट है जिसको मैंने 5% वेटेज दी है, उसकी कोशिश आप कर लीजिएगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा कल। तो कौन सा सवाल होमवर्क हो गया, किसके लिए हो गया? जहां जहां मेरी आवाज गई है और इंशाल्लाह शाम तक जाएगी, और कोई पता नहीं महीने बाद पहुंचे और आखिरी महीने में भी पहुंच सकती है, वैसे तो अल्लाह करे कभी ना कभी पहुंच जाए। तो ये सबके लिए प्लीज वर्ड है। मीन वाला आप इस तरह करें, 228 पेज पे आते हैं, कोई एक आध सवाल क्लास में भी होना चाहिए, तो बातें करने वाली सब कुछ घर से ही करना है, आए क्यों थे। पेज नंबर 228 पे क्वेश्चन नंबर 4 होना। इन दिनों में अब आपने डेफिनेटली कुछ चीजें पुरानी रह गई हैं, लेकिन इन दिनों बनता नहीं है कि आप किसी और चीज को टाइम दें। इन एक हफ्ता कम से कम और सिर्फ कंसोलिडेशन को टाइम दें, ताकि ये बहस जरा साथ साथ खत्म हो जाए। वैसे तो हम जितना मर्जी इस वक्त कर लें, कुछ टॉपिक अक्सर भी हैं जिनका फिर कंसोलिडेशन पे इफेक्ट आता जाएगा, लेकिन सारे मेन कॉन्सेप्ट जो हैं शायद कोई हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो आप सारा फोकस काइंडली इन दिनों में जो क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ उस पर रखना आपने। बाकी डेफिनेटली आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको अभी पेंडिंग ही रखें। ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना अभी, आज है टाइम। पेज नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे ख्याल, पेज नंबर 228 ही। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ा, मिल गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? The draft statement of financial position of the Golden and Silver Limited subsidiary are given. Requirement जरा देखो, नेक्स्ट पेज पे चलना चलेगी, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो। 31st December 16 year end. The draft statement of financial position of GL and SL are given. Building, plant and machinery, investment in SL, अभी SL में ही है। करंट एसेट्स में क्या कुछ होता है, दो तीन बोल दो। इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एंड बैंक एक्सेट्रा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, retained earnings, liabilities. GL acquired 60% of shares of SL on date underline करें 1st April at the following consideration. Acquisition during the year
एट द फॉलोइंग कंसिडरेशन, नई चीजें आएंगी सर। Issuance of 20 million ordinary shares at a premium of 5 each, ठीक है, 10 रुपए का शेयर। किसने किसके शेयर्स खरीदने के लिए कंसिडरेशन के तौर पे क्या दे दिया? जीएल ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदने के लिए कंसिडरेशन के तौर पे अपने शेयर्स दे दिए। पेरेंट ने सब्सिडी के शेयर्स खरीदने के लिए सब्सिडी के शेयर्स दे दिए। हाँ? और सर जी जहां देखो तो बात की बात है यार, अपने जो शेयर दिए हैं वो 15 रुपए पे दिए, अपने शेयर्स दिए। हाँ वो कितने पे दिए वो बात की बात, सही कह रहे हैं। 5 पे दिए, मैं 15 बोली जा रहा हूँ। किसने किसके शेयर लेने के लिए क्या किया है? 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हुई ना बात, 20 मिलियन शेयर्स दे दिए। ओ यस सर, लिखा भाई यार, बाकी 20 मिलियन सही कह रहा भाई। 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स दिए लेकिन प्रीमियम पे दिए। पेरेंट ने अपने 20 मिलियन शेयर्स देके लिखा भाई यार, देख लेते हैं, मतलब वही सवाल ही भाई। नहीं पहले इसमें पढ़ लिया 21 लाइन में आगे तो गए नहीं। पेरेंट ने कितने परसेंट शेयर्स लिए कहा? सब्सिडी में। कब लिए? किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट लिए? शेयर इशू के। क्या जो पेरेंट के शेयर्स हैं ये भी कोई एसेट है? इस पे उसको बाद में डिविडेंड मिलेगा। तो उसने अपने शेयर्स बेचे और उसके अगेंस्ट शेयर्स ले। शेयर्स एक्सचेंज हुआ, शेयर्स के बदले शेयर्स। हमारे शेयर भी एसेट है, उसका शेयर भी एसेट है। नहीं मैंने तो ये नहीं, मैंने अभी तक लफ्ज नहीं बोला, मेरे पे इल्जाम है जो आपने बोला। मैंने कहा किसने किसके शेयर्स लेने के लिए क्या दिए, तो मैंने उधर भी बात नहीं की, वो वाली बात नहीं की जो आपने बोली, वो मैं बताता हूँ और मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँ। सर मैंने कब कहा नहीं होगी सर, लेकिन मेरी जो बात है वहां छोड़ के आप उधर पहुंच गए, वो भी तो होगा, तो वो मैं बताता हूँ। क्या जो हुआ है वो आपके सामने है, जो सामने है वो पहले फाइनल करना। किसने किसके शेयर लेने के लिए क्या किया? और बेटा इसका बड़ा फायदा हुआ है, इसका बड़ा फायदा हुआ है, जिसको शेयर इशू किया उसको डिविडेंड मिलेगा, हमें उसमें से मिलेगा, उसे हमें मिलेगा, हमें से मिलेगा। देखिए अगर आप मोबाइल लें किसी से, उसको कैश दे दें तो ये क्या बात है? नहीं हम यूज टू हो गए ना, इन चीजों यूज टू हो गए। ये हो सकता है कि आपने अपना पुराना मोबाइल नए मोबाइल से एक्सचेंज कर लिया, इसका क्या फायदा होगा? वो डेफिनेटली देखा जाएगा ना, इसकी वर्थ क्या है, उसकी वर्थ क्या है, दोनों एसेट्स हैं। और अगर फेयर वैल्यू सेम नहीं है तो एक्स्ट्रा को कैश की एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो अगली लाइन पढ़े जरा, ये तो ना कि मोबाइल एक्सचेंज तो समझ आता है कि वो तो ठीक है, चलो शेयर एक्सचेंज अजीब बात होगी। हालांकि शेयर पे तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डिविडेंड मिलना है, मोबाइल लेके क्या मिलना है आपको? ठंडे दिल से बताएं जरा, कौन कौन से फायदे उठाने अपने मोबाइल लेके? कल एक लिस्ट दे सकते हैं मुझे मोबाइल के फायदे, मोबाइल एक्सचेंज करने के किससे फायदे? जिस तरह उबैद के पास मोबाइल दिखाई, उबैद जरा दूर से, वैसे ही है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ये दूर से एक्सचेंज करना। इस मोबाइल को अगर मैं उससे एक्सचेंज करूं मुझे क्या फायदा होगा? अगर फर्स्ट ले उबैद मान जाए तो बताएं मैंने महंगा सौदा किया उबैद ने? हाँ वो मोबाइल, ये तो नजर ही नहीं आया, तो इसका क्या फायदा होगा? शेयर एक्सचेंज करने का तो बेटा फिर भी बड़ा फायदा है। अपने शेयर्स ठीक है देके, हमने जिसके शेयर लिए हमें उसमें से डिविडेंड मिलेगा। ऑब्वियसली कौन शेयर होल्डर हो जाएगा? शायद वो जिसके पास हमारे शेयर हैं, लेकिन वो एक जो आप बात करें फिर मैं फाइनल करता हूं। इस सिचुएशन ये है फॉलोइंग कंसिडरेशन। तो नंबर 1 क्या दिए?
यहाँ तक बोलने तो रहते थे, बाकी डेफिनेटली इसकी एंट्रीज वगैरह करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पेरेंट ने अपने 20 मिलियन शेयर्स दी और रिकी ने एक प्राइस पे दिए, उसकी बात भी आती है। देखो एक सेकंड सेंटेंस पढ़ो। फिर क्या कुछ कैश भी दिए, जिसमें लेकिन क्या शामिल है? क्या 10 और 5 मिलियन 87 मिलियन में शामिल है? इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, एक्सपेंस आउट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहस कर लेंगे कल। जी 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 बिल्कुल। नहीं मैंने कब कहा नॉमिनल वैल्यू कंपेयर कर। सर ये कैसे हो सकता है? हमारी मार्केट वैल्यू और होगी, उसकी और होगी। सेम हो तो सेम हो। सर जी अगर एग्जैक्टली सेम वर्थ होती शेयर्स की तो फिर मेरा ख्याल है कोई एक्स्ट्रा कैश भी ना होता। सर जी नॉमिनल वैल्यू को तो इशू नहीं है, वो तो वैसे रजिस्टर्ड प्राइस होती है। जरूरी तो नहीं कि आप रजिस्टर्ड प्राइस पे शेयर इशू करें, आप तो शेयर मार्केट वैल्यू पे इशू करेंगे और मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ लग रहा है कि 15 रुपए पे शेयर इशू। बाकी लेकिन बहस थोड़ी सी रहेगी, इंशाल्लाह कल शुरू करें। घर के लिए कौन सा सर? अच्छा उसमें मैंने कह तो दिए कि एक पॉइंट है, लेकिन हो सकता है वो भी पॉइंट ना हो। उसमें जरा डिविडेंड्स अगर आने तो कुछ चीजें जरा कंडी सही रिवाइज करके उनमें ना मसला है। वैसी बात जिससे महसूस हो कि आपने सही पढ़ा नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफिज।